तेजस्विनी में। प्रधानमंत्री ने कहा, हरित धरती का माध्यम होगी नीली अर्थव्यवस्था। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का किया उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की रखी आधारशिला और राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में तैयारियों पर की बैठक। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने का लक्ष्य। शुक्र और मंगल ग्रह के लिए मिशन शुरू करने का आह्वान। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी। भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से उच्चतम न्यायालय का इनकार। कहा, इस पर कानून बनाना विधायिका का अधिकार। इजराइल हमास संघर्ष के बीच तेज हुई कूटनीति। जर्मन चांसलर ने जॉर्डन के राजा से की मुलाकात। जॉर्डन ने कहा, अब और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नहीं देंगे जगह। बुधवार को इजराइल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अभिनेत्री वहीदा रहमान को फिल्म जगत का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के सम्मान 2021 के लिए राष्ट्रपति ने प्रदान किए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट कृति सेनन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और आईसीसी विश्व कप में एक और उलटफेर। बारिश से बाधित मैच में नीदरलैंड्स ने खिताब की दावेदार दक्षिण अफ्रीका को दी करारी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुंबई के MMRDA मैदान में आज आगाज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 18,800 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नौवहन के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के जरिए हम अगले 25 साल में देश को विकसित बनाएंगे। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते 1 दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री पतन संपन्नता और प्रगति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार के काम से ये पतन अब लाभदायक साबित हो रहे हैं। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने
पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार की तस्वीर ये बदल देगा। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया भारत को नई आकांक्षा की नजर से देख रहा है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दशकों में भारत जहाज निर्माण के 5 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड है। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। प्रधानमंत्री ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के भारत के प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अंतरिक्ष विभाग ने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल और सिस्टम क्वालिफिकेशन जैसी अब तक विकसित की जा चुकी विभिन्न प्रौद्योगिकियों सहित गगनयान मिशन का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। इस बात पर गौर किया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 अनक्रूड मिशन सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। क्रू स्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रदर्शन उड़ान 21 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। बैठक में 2025 में मिशन के लॉन्च की पुष्टि करते हुए इसकी तैयारी का मूल्यांकन किया गया। हाल के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन सहित भारत की अंतरिक्ष संबंधी पहलों की सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इस विजन को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा के अन्वेषण की योजना तैयार करेगा। इसमें चंद्रयान मिशन की श्रृंखला, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण, मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना किया जाना शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से वीनस और ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर्ग्रही मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छूने की देश की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। साल 2021 के लिए प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में 31 फीचर फिल्म श्रेणी में और 24 पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को दिया गया। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि आरआर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज पार्ट 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं। अपने इस अहम दौरे में विदेश मंत्री ने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों देश विकास की राह पर हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि G20 के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और आम सहमति बनाने की हमारी क्षमता की दुनिया भर में सराहना हुई है। India and Vietnam have had such good, such strong relations over such a long period. And today, I can say that chemistry between us as people, as countries, that chemistry is also today supported by what is happening in the world. That when we look at the state of the world, it is actually today a very volatile world, very uncertain. Lot of things are very difficult in many parts of the world. And this part of the world is not without its own challenges. But again, those challenges have actually only strengthened our commitment and our resolve to do more things together. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि खासतौर से जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकेंगे। वहीं नई दिल्ली में जनाग्रह और रेनमेटर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय शहर प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट में 10 प्रमुख सिफारिशों का जिक्र किया गया है, जिसमें शहर में महापौरों और नगर परिषदों की सशक्तिकरण की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि साल 2014 से अब तक शहरी बदलाव के लिए 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जिसमें शहरों में कचरा प्रबंधन से लेकर शहरी यातायात, आवास और आधारभूत संरचनाओं का विकास शामिल है। I glanced through the 10 key recommendations that this report has made. I endorse these propositions and believe that these 10 instruments of change can deepen the principle of decentralization and devolution in urban governance and revitalize the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act. I also note that the report has acknowledged that the Modi government has taken some unprecedented actions in working towards this agenda, including, and those are the points I think we make with confidence and in the full knowledge that that is the right direction. वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 10 नए वचनों को शामिल किया है।
विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा इस वचन पत्र में की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वचन पत्र पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कटाक्ष किया है। उन्होंने वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर किए गए पुराने वादे पूरा न करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। ये सब इस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस कर इसीलिए रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और चुनाव अभियान से भयभीत हो गई। लगातार विवादों में घिरा रहने वाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। आरोप है कि परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर के पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों को इस दौरान भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती करने वाली संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार सवाल उठाए हैं परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और भाजपा ने। पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के साथ भाजपा पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका में 18 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनकी नियुक्ति पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। याचिका में बताया गया है कि आयोग के एक सचिव के रिश्तेदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर, तो वहीं राज्यपाल के एक सचिव के बेटा बेटी को भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीएससी के चेयरमैन और कांग्रेसी नेताओं के करीबियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है, जिसके चलते होनहार बच्चों को नीचे और छोटे पोस्ट दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सीजी पीएससी एग्जाम को लेकर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस भर्ती परीक्षा में 18 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का चयन हुआ है। ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में जो डिप्टी कलेक्टर्स के, तहसीलदार के पदों का रिक्रूटमेंट हुआ उसमें सीजीपीएससी के चेयरमैन के 8 रिश्तेदारों का हो गया, कांग्रेस के नेताओं का हो गया। 18 लोगों के नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। अब लोगों को ये शंका है कि ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है, 2018-19 से लेकर और 2023 तक सीजीपीएससी में जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सब लेन देन के आधार पर हुई हैं। या आपसी में भाई बहन का चयन कैसे हो गया, किसी नेता के रिश्तेदार का चयन कैसे हो गया, किसी अधिकारी के, तो किसी का रिश्तेदार होना कोई अयोग्यता का पैमाना नहीं। और यदि वास्तव में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सामने लाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी गड़बड़ी लाता है हम उसकी जांच करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रही है। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जांच के निर्देश दिए हैं। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने या कानून बनाने का अधिकार केवल विधायिका के पास है। हालांकि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने और कुछ अन्य अधिकार देने का समर्थन किया, लेकिन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली ने बहुमत से कहा कि मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे अधिकार देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर जरूरी कदम उठा सकता है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को लेकर 2022 में उच्चतम न्यायालय में यह याचिकाएं दायर की गई थीं। मार्च 2023 में मामले को संविधान पीठ को भेजा गया था।
इससे पहले साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को रद्द कर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। देश में कई धार्मिक संगठन और बौद्धिक वर्ग के कुछ लोग समलैंगिक अधिकारों को लेकर विरोध भी जता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत किया। I welcome the decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court. लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच के लिए मामला आचार समिति को भेज दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी और मोइत्रा के बीच पैसों के लेन देन के भी आरोप लगाए थे। इसके अलावा निशिकांत ने मोइत्रा को तत्काल संसद से निलंबित करने की मांग भी की थी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विजय पताका फहराना ही चंद्रयान 3 की विजय गाथा नहीं है। जिस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चंद्रयान को बनाया गया उसकी तारीफ खुद नासा ने की है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ से दिल्ली में खास बातचीत की। चंद्रयान 3 की सफलता अब सबकी जबान पर है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने आकर भारत को सराहा है और कहा है कैसे आपने ये चमत्कार कर दिया, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेरे साथ है इसरो के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नासा से ये बात निकल कर आती है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये हमारे डिज़ाइन को उन्होंने जो लोग ये नासा से आए वे अप्रिशिएट किए, उसमें हमारा ये खुशी की बात है कि हमारा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। ये कुछ कम एक्सपेंडिचर में कम कर सके भारत में ही, उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिटी भी अच्छा है। सो उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अगला ये डेवलप भारत में करे तो कुछ कम कुछ एक्सपेंडिचर में हमको ये डेवलप कर सकूँगा। ये क्या अपना ये यूएस को नहीं देते? ये ऐसा एक क्वेश्चन किया। ये तो जोवियल क्वेश्चन है। तो आपको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। मुझे यही बताना चाहता हूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। सर, अगर एक लेमन्स लैंग्वेज में हम बात करें तो किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरह से लोग इस बात को समझेंगे? एक जो फंक्शनैलिटी है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में हमारा फंक्शनैलिटी अच्छा है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उसका कॉस्ट है तो आधा है और 1/10 है, तो हम कब बोलते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल, चंद्रयान के बाद अब गगनयान हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? गगनयान की तैयारी हो रही है। हमारा पहला टेस्ट है, इसका टेस्ट व्हीकल D1 क्रू अबोट टेस्ट के नाम दिया है। उसका लॉन्च होगा ये 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से। तो आप तैयार रहिए, चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में आज़ादी के अमृतकाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए पूरे देश से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन साहसी स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए। मेरी माटी मेरा देश अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त से लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। हम दिल्ली के हर वार्ड से, हर घर से इस मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हैं और इसी का निमित्त आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा आना हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ सारे बच्चे, टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर व्यक्ति इस भाव के साथ जुड़ना चाहता है कि मेरी मिट्टी जो है, मेरी माटी जो मेरा देश, मेरा ये अभियान, ये शहीदों का सम्मान जो हम कर रहे हैं, इसके निमित्त मेरा भी कुछ योगदान हो जाए।
मेरी माटी मेरा देश अभियान देश भर में अमृत कलश यात्राओं के साथ अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र भी देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने और बेहतर संपर्क कायम करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 4,419 से अधिक ब्लॉक पहले ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं और इसमें जनता की शानदार भागीदारी रही है। ये अभियान देश के वीरों को सम्मानित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। देश भर में चल रही अमृत कलश यात्राएं 30 और 31 अक्टूबर 2023 कर्तव्य पथ पर आयोजित एक भव्य समारोह में पहुंचेंगी। राष्ट्र की एकता और विविधता के प्रतीक एक स्वर्ण के कलश को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में स्थापित किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से एकत्रित मिट्टी को मिश्रित किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने खिताब की दावेदार दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से मात दी। नीदरलैंड्स ने बारिश के कारण बाधित मैच में दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 43 ओवर में 246 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 207 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच को 43 ओवर करने का निर्णय लिया गया। टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान एडवर्ड्स ने कुशल बल्लेबाजों के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारियां की और अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। नीदरलैंड्स के लिए कप्तान चार्ल्स एडवर्ड्स ने नाबाद 78 रन बनाए। वंडर मर्वे ने 29 और आर्यन दत्त ने 23 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एंडिक, मार्को यानसेन और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।